कौमें क्यों गरीब या नाकाम होती हैं। आज इस मजमून को लिखते हुए मुझे अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर बहुत याद आ रहा है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं इसकी तशरीह इस तरह करूँगा कि कौमों को हजारों साल तक सही रास्ता नज़र नहीं आता और वो भटकती रहती हैं। किसी भी कौम में विजन या देखने की सलाहियत बड़ी मुश्किल से पैदा होती है। इस वक्त गरीब और अमीर मुल्कों की इनकम में 54 गुना का फ़र्क हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर गरीब मुल्कों में लोगों की औसत इनकम $1000 है तो अमीर मुल्कों में लोगों की औसत इनकम $54,000 है। इसलिए कौमें क्यों गरीब या नाकाम होती हैं हमारे वक्त के सबसे अहम सवालों में से एक है। काफ़ी मुफक्किर और माहिरीन ने सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की है। मैं इनमें से कुछ का जिक्र यहाँ करूँगा। MIT के इकोनॉमिस्ट डैरन एस मैंगलू और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जेम्स रॉबिन्सन ने अपनी नई किताब वाई नेशंस फेल में तकरीबन 15 साल की रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला है कि वो कौमें तरक्की करती हैं जो अपने मुल्कों में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूट्स कायम करने में कामयाब हो जाती हैं, और वो कौमें गरीब रहती हैं जो अपने यहाँ एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूट ख़त्म करने में नाकाम हो जाती हैं। इंक्लूसिव या बशमूल सियासी और इक़्तिसादी इदारे वो होते हैं जो हर शहरी की सलाहियतों को उभरने का पूरा मौका देते हैं और अमीरी, गरीबी, ज़ात, नस्ल, ज़बान या मज़हब का तफरीक किए बगैर हर शहरी को तरक्की करने का पूरा मौका फराहम करते हैं और उसकी जान और माल की हिफाजत करते हैं। बाशमूल इदारे सियासी कुव्वत और इक़्तिसादी मौक़े को पूरी सोसाइटी में बराबर तकसीम करते हैं और लोगों के माल और हुकूक, जिनमें ख्यालात और अफकार की आज़ादी भी शामिल है, की हिफाजत करते हैं। एक्सट्रैक्टिव या मखसूस इदारे वो होते हैं जो सियासी कुव्वत और इक़्तिसादी मौक़े को सिर्फ एक छोटे ग्रुप के पास रहने देते हैं, यानी कि जो पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुँचाकर सिर्फ एक मखसूस ग्रुप को फ़ायदा पहुँचाते हैं। बादशाही या आमराना हुकूमत मखसूस इदारे की एक मिसाल है। इस निज़ाम में मुल्क की ज़्यादातर दौलत बादशाह या आमिर और उसके ख़ास साथियों के पास जमा होती रहती है। बादशाह या आमिर कानून से बालतर होता है और जब मर्जी आती है किसी की भी जान या माल ले सकता है। हकीकी जमहूरी इदारे बाशमूल इदारे होते हैं। इन मुल्कों में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी की जान या माल नहीं ले सकता, क्योंकि इन मुल्कों में कोई भी शख्स कानून से बालतर नहीं होता और कानून हर फर्द की यकसा हिफाजत करता है। वाई नेशंस फेल किताब ये कहती है कि कल्चर, जोग्राफिया, मौसम, माहौल या कुदरती ज़राए यानी दरिया, समंदर, तेल, हीरे या दूसरे मादनियात से भी आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उन मुल्कों में मखसूस इदारे कायम हों। इन ज़राए के बावजूद कौमें गरीब रहती हैं और सिर्फ उनका हुक्मरान तबका अमीर होता है। ये भी हकीकत है कि दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में मखसूस इदारे ही होते हैं और उस वक्त तक रहते हैं जब तक कि अवाम इन इदारों को सियासी जद्दोजहद करके ख़त्म ना कर दें। ये एक इंतहाई मुश्किल काम है जिसमें ज़्यादातर कौमें नाकाम रहती हैं। आइए अब हम तकरीबन 800 साल की तारीख के हवाले से बाशमूल और मखसूस इदारों को समझने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि क्यों कुछ कौमें बहुत अमीर हो गईं और ज़्यादातर कौमें गरीब हैं। इंग्लैंड और मगरबी और मशरकी यूरोप। दुनिया में सबसे पहले बाशमूल इदारों को कायम करने की बुनियाद उस वक्त पड़ी जब सन 1215 ईस्वी में अशरफिया और फ्यूडल्स ने बादशाह को मैग्ना कार्टा के तफसीली माहदे पर साइन करने पर मजबूर कर दिया। दुनिया में पहली मरतबा मुल्क का कानून हर आज़ाद शख्स पर लागू था, बादशाह समेत। अब बादशाह के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो जिसकी चाहे जानो माल ले ले या जब चाहे टैक्स बढ़ा दे या एक ग्रुप को पूरी आज़ादी के साथ इक्तिसादी मौक़े फराहम कर सके। 1988 में यानी मैग्ना कार्टा के तकरीबन 450 साल के बाद इंग्लिश पार्लियामेंट ने अपने हुकूक बढ़ाने के लिए फिर जंग की और इसमें कामयाब हो गए। इसको तारीख में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी शानदार इनकलाब कहते हैं। जब आम लोगों को सियासी और कानूनी हुकूक मिले तो तरक्याती कामों पर काम हुआ। ख़ास तौर पर रोड, नहरें और रेलवे बनाए गए जिनकी वजह से सनअती इनकलाब को शुरू होने का मौका मिला। ब्रिटिश हुकूमत ने तमाम लोगों तक तालीम पहुंचाने का फैसला 1870 में किया था और 1891 तक तालीम सबके लिए फ्री थी। दुनिया और ख़ास तौर पे यूरोप की तरक्की में 5 बुनियादी रुकावटें रही हैं। जो सबसे अहम रुकावट है इसका जिक्र मैं अभी नहीं करूँगा, इसके बारे में आपको सोचना है। जबकि 4 रुकावटों का ताल्लुक मखसूस यानी एक्सट्रैक्टिव इदारों से है। इन 4 रुकावटों में से एक बादशाही निज़ाम था जिसको इंग्लैंड ने सबसे पहले ख़त्म किया। एक ग़ुलामी निज़ाम था, उसको भी सबसे पहले इंग्लैंड ने ख़त्म किया। एक जागीरदारी निज़ाम था जिसमें बड़े बड़े ज़मीनें एक छोटे ग्रुप के पास थीं जो टैक्स भी नहीं देते थे। तमाम टैक्स सिर्फ छोटे ज़मींदारों और गरीब किसानों
اور عام لوگوں سے ہی لیا جاتا تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ چرچ یورپ کا سب سے بڑا زمیندار تھا، جو کہ خود تو ٹیکس دیتا نہیں تھا بلکہ اپنی زمینوں میں کام کرنے والے کسانوں سے خود ٹیکس وصول کرتا تھا۔ پوپ اور دوسرے مذہبی لیڈرز اور ان کے خاندان والے شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ سن 1800 تک لوگوں نے جدوجہد کر کے مغربی یورپ سے جاگیرداری نظام ختم کر دیا تھا، جبکہ مشرقی یورپ میں لوگ ایسا نہیں کر سکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے کچھ سو سالوں میں مغربی یورپ مشرقی یورپ سے بہت زیادہ امیر بن گیا۔ یورپ کی ترقی میں ایک بنیادی رکاوٹ چرچ کا کنٹرول تھا۔ چرچ کی حکمرانی کے دور میں مذہب اور سیاست ملے ہوئے تھے، چنانچہ ملک کے قانون مذہبی رہنما بناتے تھے۔ مذہبی انتہا پسندی کا یہ عالم تھا کہ ہر اس بات کی سزا موت تھی جو چرچ کے عقیدے کے خلاف تھی، یہاں تک کہ سائنس کی کتاب پڑھنے کی سزا بھی موت تھی۔ مشہور سائنسدان برونو اور گلیلیو دونوں نے سائنسدان کوپرنیکس کی اس بات کی تائید کی تھی کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ کیونکہ یہ بات چرچ کے عقیدے کے خلاف تھی، اس جرم کی سزا میں برونو کو 17 فروری سن 1600 میں زندہ جلا کر مار دیا گیا۔ میں اس تاریخ کو نہیں بھول سکتا جب مذہبی جنون میں اندھے لوگوں نے ایک عظیم سائنسدان کو زندہ جلا کر مار دیا۔ گلیلیو نے جھوٹ بول کر اپنی جان بچائی، پھر بھی اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور اس نے اپنی بقیہ زندگی قید میں گزاری۔ گلیلیو کی کتابیں تقریباً 100 سال تک اس لسٹ میں شامل تھیں جن کو پڑھنے کی سزا موت تھی۔ 100 سال کی مذہبی جنگوں، جن میں 3 سے 11 ملین لوگ قتل ہوئے کے بعد ہی یورپ نے یہ سبق سیکھا کہ جن معاشروں میں لوگوں کو ان کے عقائد کی وجہ سے سزا دی جائے، وہاں صرف ظلم و ستم، قتل و غارت اور تشدد کے علاوہ اور کچھ نہیں پھلتا پھولتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ پاکستانی قوم کو یہ سبق سیکھنے میں کتنا عرصہ لگے گا۔ اس مضمون کے اگلے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیوں ساؤتھ کوریا 10 گنا امیر بن گیا نارتھ کوریا کے مقابلے میں، سلطنت عثمانیہ اور انڈیا میں کیا ہوا، جاپان اور چائنا کس طرح 2 الگ الگ راستوں پہ نکل گئے۔ شکریہ آپ کا سننے کا۔